हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। मैं हूं शुभम शर्मा और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, दैट इज़ भारतीय राज व्यवस्था। उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे भारतीय संविधान। तो हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशनल लॉज हम इसे किसी भी कंट्री के कह सकते हैं जिसके ऊपर उस देश की सरकार बनी हुई होती है। इज दैट इज गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज बेस्ड ऑन दीज फाउंडेशनल लॉज। और देखिए, इसकी एक और ख़ास बात है, इट डिटरमाइंस द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की शक्तियाँ और ड्यूटीज़, दैट इज़ कर्तव्य और दायित्व जो हम कह सकते हैं, वो भी यह बताता है। और उसके सिटीजन्स को, यानी उस देश के नागरिकों को कुछ जो उनके विशेष अधिकार हैं उनकी भी गारंटी एक तरह से वो प्रोवाइड करता है कि आपके ये अधिकार बरकरार ही रहेंगे। तो देखिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि वो संविधान किस तरह से अस्तित्व में आया, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए, पहले तो बस आप ये जान लीजिए कि 26 नवंबर 1949 इसको हमने अडॉप्ट किया था एंड दैट इज़ अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये डेट सुपर इम्पोर्टेंट है, वेरी इजी, फ्री के नंबर है, पूछा जाएगा। और कब ये पूरी तरीके से लागू हुआ, दैट इज़ केम इनटू ऑपरेशन विद इफेक्ट, वो डेट थी 26 जैन 1950। देखिए, ये दोनों डेट काफ़ी आसान चीज़ें हैं। देखिए, वैसे तो हम कभी से ही पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटीज़ में बचपन से ही, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग भी इसमें धोखा खा जाते हैं और इसे गलत करके आते हैं जल्दबाजी में। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसे गलत करें और अपने फ्री के नंबर गवाएं। जहां आपको 1 या 2 नंबर मिलना था, वहां आप 1.25 नंबर या फिर 2.5 नंबर आप अपना गवा रहे हैं। तो देखिए, आगे हम चलते हैं कि किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का या विकास हुआ, इवोल्यूशन और विकास, संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ें सदियों पुरानी है। हम काफ़ी हजार साल पहले भी हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया था। चाणक्य को आप सभी जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा। उनके द्वारा भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से एक राज्य को या एक देश को अपनी सरकार चलानी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने लिख दिया था। पर उनके कुछ वर्क्स खो गए थे, जो आज भी कुछ मिले हैं हमें और कुछ नहीं। पर हम जो हमारा मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू हुआ था। और ये किस तरीके से हुआ था वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी मुगल्स के टाइम पे, जब मुगल रूल होता था। और मुगल रूल के टाइम पे वो सभी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड और पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडिया और आल्सो कंसर्न टू देम। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया का, वो हम चलाएंगे, वो हम संभालेंगे। और वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक तरीके से कुछ प्रॉपर लॉ और यानी कानून और कुछ नियमों के द्वारा ही इसे चलाया जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ होना शुरू हुआ था। और ये इस तरह से नहीं हुआ कि एक ही रात में या एक ही दिन में एक किताब लिख दी गई कि जी हाँ, आज से ये सभी नियम है और इस पर ही आपका जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी आपके कार्य होंगे, सरकारी तंत्र, राजतंत्र चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये काफ़ी 100-200 साल का एक तरह से कह सकते हैं हम प्रोसेस था, जब जाकर हम 1950 वाले ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पहुँचे। तो देखिए, हम जो एक्ट्स पढ़ेंगे वो 2 ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते हैं, और वो है कंपनी रूल और ब्रिटिश रूल। देखिए, कंपनी रूल जो हमारा था वो था 1773 टू 1857। और ब्रिटिश रूल जो था वो था 1858 टू 1947। आफ्टर 1947, दैट इज़ इन 1947 हमें इंडिपेंडेंस मिल ही गई थी, तो ब्रिटिश रूल यहाँ तक था। तो देखिए, इन दोनों रूल में ही एक्ट्स आए थे और उन एक्ट्स को अमेंड किया गया। देखिए, वो हर 20 साल में कुछ एक्ट लेके आए, हर 10 साल में
कुछ चेंजेस हुए। तो देखिए उससे क्या हुआ कि कुछ नई मांगें उठी, उन्हें फिर से कुछ नई ज़रूरतें महसूस हुई, उन्होंने इसको अमेंड किया, फिर हम एक नए एक्ट पर पहुँचे। तो इस तरह से अमेंड होते होते हम फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुँचे हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपनी रूल, दैट इज़ 1773 टू 1857। तो पहला एक्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए हम एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? एक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये इम्पोर्टेंट है। संविधान कहाँ से आया, कैसे आया, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। और देखिए ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो स्पेशली जो मैंने येलो हाईलाइट पॉइंट्स जो येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं वो तो आप ज़रूर पढ़िए ही पढ़िए, और जो रेड में टेक्स्ट है वो भी आप ज़रूर पढ़िए। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हम कह सकते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे ही जाते हैं। मतलब ये गारंटीड क्वेश्चंस होते हैं एक तरीके से कि टॉप लेयर से ही हम एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस उठते हैं वो हम कह सकते हैं, जो फ्री के नंबर और इजी नंबर हम जिन्हें इजी मार्क्स बोल सकते हैं। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक तरह से फाउंडेशन स्टोन था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई इंडिया में, और ये पहला स्टेप हम बोल सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कि जो कंट्रोल करेंगे वो अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामले थे, दैट इज़ अफेयर्स ऑफ ईआईसी, वो रेगुलेट अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। तो इस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए, और वो कहाँ से किए गए? वो ब्रिटेन से अपॉइंट किए गए। अभी वही कंट्रोल करेंगे जो भी ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामले, दैट इज़ वो उनके अंडर ही काम करेगी। और देखिए 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड राइट्स दिए गए कि आप 20 साल तक अपने ट्रेड राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद हम फिर से इवेलुएट करेंगे कि आपको वही 20 साल दिए जाने चाहिए या कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए या नहीं। देखिए सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हुई वो था गवर्नर ऑफ बंगाल, उससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और देखिए उस समय 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। कैलकाटा दैट इज़ इन बंगाल। पर बॉम्बे और जो मद्रास, और देखिए ये तीनों प्रेसिडेंसीज इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स एंड पावर्स दे आर इक्विवेलेंट। पर अभी क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, दैट इज़ ही सुप्रीम अथॉरिटी हियर। और बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर थे वो भी इसी के अंडर आ गए। और देखिए अभी जो क्वेश्चन जहाँ से वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये आएगा ही आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो बेसिक जो हम कह सकते हैं टॉप लेयर क्वेश्चन जो हम बोल सकते हैं वो ये है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। आप इसे प्लीज़ इन क्वेश्चंस को, स्पेशली इन रेड वंस, आप प्लीज़ इन्हें तो ज़रूर देखिए। और उसके बाद हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया इन कैलकाटा। कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया इन 1774। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। और ये दिल्ली कब आया? देखिए कैलकाटा में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं अभी तो दिल्ली में है ये। दिल्ली इसको 1935 में ट्रांसफ़र किया गया था। हाँ, तो देखिए इसमें एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉर्ड एलिजा इम्पे जो हुआ करते थे वो थे, और 3 अदर जजेस थे। तो देखिए इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए वैसे तो 20 साल के लिए उनको ट्रेड राइट्स दिए गए थे, और 20 साल के बाद ही इवेल्युएशन करना था उनको कि अभी हम देखेंगे आपको कुछ राइट्स आपके कुछ चेंज करने हैं, या फिर आपको उसी तरीके से वही अधिकार आपके बरकरार रखते हुए चलना है। लेकिन क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। वो अपनी दमनकारी नीति के कारण कुख्यात एक तरीके से हो चुके थे, वो बदनाम हो चुके थे। उनका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनके साथ साठ गांठ था, इवन चीफ जस्टिस के साथ भी। तो वो जो भी उनके खिलाफ विरोध होते थे, उनकी जो दमनकारी नीतियों का जो भी विरोध करता था,
वो उनको कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में घसीटते थे और उनको सज़ा दिलवाते थे, और यहाँ तक कि कुछ विशेष व्यक्तियों को तो उन्होंने फांसी तक भी दिलवाई। तो ऐसी कंप्लेंट्स देखिए, अगर ऐसी कुछ नीतियाँ थी तो ऐसी कंप्लेंट्स ब्रिटेन पार्लियामेंट में भी गई, और तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी एक एक्ट को उचित लाना उस टाइम पे समझा कि लाना ही एक एक्ट हमें लेके आना पड़ेगा, वही उचित होगा। और देखिए, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट है। पहला रेगुलेटिंग एक्ट नाम था, लेकिन पिट्स इंडिया क्यों है? क्योंकि उस टाइम के जो ब्रिटेन के पीएम थे वो विलियम पिट्स थे। तो इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कमर्शियल फंक्शंस थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सेपरेट कर दिए गए पॉलिटिकल फंक्शंस से, कि आप कमर्शियल फंक्शन आपके अलग हैं, अभी आप पॉलिटिकल फंक्शन हम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम एक 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सेटअप करेंगे जिसको पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि वॉरेन हेस्टिंग्स काफ़ी इनफेमस हो चुके थे अपनी दमनकारी नीतियों को लेकर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द ओनली गवर्नर जनरल हु गॉट इम्पीच्ड इन 1985। इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इस फैक्ट को याद रखिएगा। वही इकलौते गवर्नर जनरल थे जिन्हें इम्पीच किया गया था। इम्पीच हिंदी में महाभियोग इसे कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। रिसेंटली आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी इम्पीचमेंट का वो प्रस्ताव लेकर अमेरिका में आए थे, पर अल्टीमेटली वो ड्रॉप हो गया था, वहाँ नहीं पास हो पाया था। तो देखिए, अगला एक्ट जो आया वो आया चार्टर एक्ट 1793। 1793, देखिए 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उसके 20 साल बाद ही आना था। वो तो कुछ विशेष कारणों की वजह से विलियम पिट्स के जो था पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए थे 1784 में, पर 20 साल के बाद जो एक्ट आना था वो था चार्टर एक्ट 1793। तो 12 से 20 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ा दिए गए। जो मेन चीज़ हुई वो ये था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और जो ऑफिसर्स थे, दैट इज़ इवन ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, वो उनको भी इंडियन रेवेन्यू से ही पे किया जाएगा। दैट इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पे किया जाएगा। और 21 अप्रैल 17, सुपर इम्पोर्टेंट डेट, इसको मार्क कर लीजिए, आएगा ये आएगा 21 अप्रैल 1793 इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए। और 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे के रूप में हम इसे मनाते हैं हर साल। देखिए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी, आपको डेट्स और डे आपको याद करने ही होंगे। हर मंथ में आपके कुछ 5 से 6 और किसी किसी मंथ में 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से वेरी करते हैं। इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं तो आपको याद करनी ही होंगी। और कुछ जो ये 2 से 3 और 3, 4 जो डेट्स मैं कह रहा हूँ, ये फेवरेट है एग्जामिनर की, जो वो क्वेश्चन जिससे वो क्वेश्चन पूछता है। 21 अप्रैल इज़ अमंग द फेवरेट डेट्स ऑफ एग्जामिनर, और ये एक बार मुझसे भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मैं नहीं चाहता आप अपने फ्री के नंबर यहाँ गंवाएं। देखिए, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाएगा, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस? दैट इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको ये लगा के आना ही आना है आंसर, गलत नहीं करेंगे हम इसे। देखिए, अगला एक्ट आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दोबारा से 20 साल पूरे हुए। और जो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैंने इसको शॉर्ट में किया है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो एक तरह से केम टू एन एंड, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। इट वॉज पार्टली एंडेड, ठीक है। क्योंकि इसके जो मोनोपोली ओवर टी ट्रेड, जो चाय के व्यापार के लिए और चाइना के साथ व्यापार के लिए, चाइना के साथ ट्रेड के लिए इसकी मोनोपोली को एज इट इज़ बरकरार रखा गया। और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन। दैट इज़ ईसाई क्रिश्चियन धर्मगुरु जो थे उनको अलाउ किया गया कि आप अपने धर्म का यहाँ इंडिया में प्रचार कर सकते हैं, वो भेजे गए यहाँ पे। तो देखिए, वो धार्मिक तरीके से, धार्मिक रूप से भी इंडिया के मूल्यों को चोट पहुंचाना चाह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा या फिर एक से ऊपर नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बराबर हैं। पर
इट वॉज द थिंकिंग ऑफ ब्रिटिशर्स कि हम इन लोगों को अपने अनुसार डालें, अपने रिलीजन में डालें और इनकी मेंटेलिटी, इनकी सोच को बदलें, ताकि ये हमारे हमारे लिए हमारे तरीके से काम कर सकें और हम यहाँ लंबा शासन कर सकें। तो अगला एक्ट फिर से आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए फिर से 20 साल ख़त्म हुए, 20 साल की उनकी लीज ख़त्म हुई, पर ये देखिए 1833 इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 1833 ईयर इटसेल्फ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरे तरीके से ख़त्म कर दी गई। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली एंडेड? दैट इज़ इन 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो देखिए जो उनके टी ट्रेड के लिए और चाइना के साथ ट्रेड के लिए जो मोनोपोली थी वो भी ख़त्म कर दी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही बनकर रह गई। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको कहा जाने लगा, और उनकी काउंसिल को इंडियन काउंसिल कहा जाने लगा। काउंसिल परिषद होता है, तो इंडियन काउंसिल उसे कहा जाने लगा। तो देखिए अब फिर से वही रेड में मैंने कहा, आप प्लीज़ इन्हें तो याद करिए ही करिए। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम किसे कहेंगे? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाले में भी और इसमें भी। आप प्लीज़ इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन्हें प्लीज़ प्लीज़ गलत मत करिएगा। देखिए अभी इस एक्ट में और क्या हुआ, गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे उनकी भी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई थी, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही बनकर रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो और यूरोपियन इमिग्रेशन जो थे उनको भी अलाउ किया गया कि आप यहाँ आइए और अपनी प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे उनकी इंडिया में घुसने की कोशिश हो रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली एंड करना, और ये सब यही दर्शाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनडायरेक्ट प्लेयर्स बन रहे थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो अब क्राउन रूल यानी कि नज़दीक आ रहा था। वो चाहते थे कि हम डायरेक्टली अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ही से कंट्रोल करें। धीरे धीरे उनकी उनकी जो सोच थी वो यहाँ से हमें दिख रही थी। देखिए 1833 मैंने कहा था आपको, 1833 इटसेल्फ इज़ ए इम्पोर्टेंट ईयर। क्यों? पहला, मोनोपोली पूरी तरीके से ख़त्म हुई। सेकंड, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया इंडिया की। लॉर्ड मैकॉले उसके पीछे थे। किसका हाथ था? लॉर्ड मैकॉले। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपको याद रखना है। लॉर्ड मैकॉले वाज द वन बिहाइंड द इंग्लिश दैट इज़ केम टू इंडिया। देखिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। अब मैंने आपको बताया था कि पहले धर्म गुरु यहाँ भेजे गए। धार्मिक मूल्यों पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने सोचा कि हम धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी इनको बदलेंगे। और देखिए उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो थी इंग्लिश, सॉरी नॉट इंग्लिश, दैट इज़ एजुकेशन। हमें यहाँ की एजुकेशन के तौर तरीके बदलने होंगे। हमें यहाँ की नई पीढ़ी को इस तरीके से, हमारे तरीके से ढालना होगा कि वो हमारे नियमों को और हमारी सोच को बेहतर समझे और वो हमारी अनुरूप ही काम करें, हमारे अकॉर्डिंग ही काम करें। तो आप देख रहे हैं इनकी सोच, पहले धार्मिक जो मूल्य थे उन पर प्रहार और अब की बार एजुकेशन पर। देखिए ब्रिटिशर्स काफ़ी सोचकर ही एक्ट्स वगैरह लेके आते थे और टाइम टू टाइम उन्हें अमेंड करते थे। देखिए फिर से आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853, दैट इज़ द लास्ट एक्ट विच केम अंडर, हम कह सकते हैं, कंपनी रूल। देखिए लीज फिर से एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही बनकर रह गई थी। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई वो था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। वो ओपन कर दिए गए, अब कोई भी इसे दे सकता था, और रिटर्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस ही कंडक्ट कराने शुरू कर दिए गए। और इसके पीछे किसका हाथ था? वो थे लॉर्ड डलहौजी। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज बिहाइंड द रिटर्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इन इंडिया? दैट इज़ लॉर्ड डलहौजी। फादर ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज़ लॉर्ड डलहौजी। किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है पर आपका आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। और
देखिए 1853 टू 1922 तक वो लंदन में कंडक्ट एग्ज़ाम होते थे, पर आफ्टर 1923 दिल्ली में भी इनको कंडक्ट कराया जाने लगा। और देखिए फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर, अगेन सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इसे बोल सकते हैं, पर सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एज इट इज़ पूछा जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर? दैट इज Satyendra Tagore. And who is Satyendra Tagore? Who was Satyendra Tagore? He was brother of रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे ये, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़े कंपनी रूल के अंडर जो भी एक्ट आए थे, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो भी एक्ट्स आए थे क्राउन रूल के अंडर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सब कुछ छीन कर इसे डायरेक्ट क्राउन के, दैट इज़ क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एज एम्पेरस, और उन्हीं के शासन में, मतलब उन्हीं का शासन एक तरह से लागू हुआ और एक्ट्स उन्हीं के अंडर वो सभी आए। तो देखिए प्लीज़ आप कुछ सजेशंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और फ़िलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर चैनल, और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन आइकन, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल।